अच्छा जी, बस थोड़ी देर में हम स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारी स्ट्रेंथ लो हुई क्योंकि हम 33 तक पहुंच गए थे, अगर लो हुई तो फिर मैं दोबारा अटेंडेंस मार्क करूंगा, ताकि पता चले कि जी कौन नहीं आया। ठीक हो गया। तो हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो डिस्क कैशिंग क्या होती है? डिस्क कैशिंग बेसिकली ये होती है कि हम वो डाटा जो हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं वो एक ख़ास मेमोरी में डाल दें, ताकि जब हम उसे दोबारा रिक्वेस्ट करें तो हमें ढूंढना भी ना पड़े और हम जल्दी से फेच करके लें। ठीक है। इवन एट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारे डेस्कटॉप्स या लैपटॉप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें ये चीज़ हमें इतनी क्लियर नहीं होती। ठीक है। लेकिन अगर जब आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते होते हैं तो उसमें ये चीज़ बड़ी क्लियर होती है। इवन वहाँ पर आपको जब आपके पास स्पीड फ़ोन की स्लो हो जाती है तो वहाँ पर आपको कैश क्लियरिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन जो कैश बनाई जाती है वो कैश इसलिए बनाई जाती है ताकि आप क्या करें, क्विकली फेच कर सकें चीज़ों को। ठीक हो गया। फिर हमारे पास कैश मेमोरी जो होती है, जो वही मेमोरी जिसका मैंने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था, जिसमें हम बेसिकली ये करते हैं कि हमारे पास एक डेडिकेटेड मेमोरी बना देते हैं जिसे हम L1 L2 कहते हैं। आई होप कि ये जब आप प्रोसेसर्स या अपने लैपटॉप्स लेते होंगे, इवन आजकल जो प्रोसेसर है उसमें L1 L2 L3 तक आ गई है, ताकि हमारे पास जो हमारे पास परफॉर्मेंस है वो हमारे प्रोसेसर की बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। चलिए हम बैक पे जाते हैं। यहाँ पर हमारा बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टोर्स ऑल डेटा रिसेंटली रेड फ्रॉम मेमोरी। जो डेटा हमने मेमोरी से रीड किया होता है वो हमारे पास कैश में पड़ा होता है। स्टोर सम ऑफ द डिस्क ब्लॉक फॉलोइंग द वही बात की गई है कि हमारे पास जो डिस्क ब्लॉक्स होते हैं वो भी होते हैं, ताकि हमारे पास ओवरऑल जो हमारे पास परफॉर्मेंस है प्रोसेसर की बेहतर हो। एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास जो सर्विस है वो भी मिनिमम डिले के साथ दी जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आगे आपके साथ एक टेबल शेयर किया गया है जो आपको कैशिंग की सिग्निफिकेंस बता रहा है। और वो सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम पहले टेबल को ज़रा समझ लें कि हमारे पास टाइम इट टेक्स टू फेच 1 MB ऑफ डाटा, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। ये हमें बता रहा है कि जी मैं अगर 1 MB ऑफ डेटा लेना चाहूँ तो मेरे पास कितना टाइम लगेगा। अगर मैं नेटवर्क को यूज़ करूँ, नेटवर्क मेरा बहुत फास्ट है। ठीक है, वो 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड है। ठीक है, गीगाबिट्स पर सेकंड जो है, इवन जो हमारा क्या है, हमारे जो डीएसएल वगैरह हैं बेटे, वो भी अभी गीगाबिट्स पे नहीं पहुंचे, वो मेगाबिट्स पर हैं। ठीक है। तो अगर मेरे पास 1 गीगाबिट का कनेक्शन हो तो मेरे पास 675 मिली सेकेंड्स लगेंगे, लेस देन अ मिनट ऑब्वियसली, बट इवन लेस देन अ सेकेंड, बट अगेन हमारे पास काफ़ी टाइम लगेगा। अगर मैं हार्ड डिस्क से लूँ जिसका आरपीएम जो है 15 किलो यानी 15,000 रेवोल्यूशन पर मिनट है, ये आपको ज़रा टर्म्स पता होने चाहिए। आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट। और उसमें जो डिस्क ब्लॉक है यानी 4 किलो बाइट के ब्लॉक्स हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो 105 लेगा मिली सेकेंड। अगर मैं रैम से लूँ तो कितना टाइम लेगा, 0.2 मिली सेकेंड। और अगर मैं सीपीयू की L1 कैश, जैसे मैं आपको कहता था ना L1 L2 L3 तक आ गए, तो उससे हमारे पास होगा 0.016 मिली सेकेंड। ये तमाम जो तमाम का डेटा है ये मिली सेकेंड में गिवन है। तो आप देख लें कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो जाएगी। अगर मैं सैन लगाऊं, सैन आपको पता है ना, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, तो मैं इधर जाऊंगा। अगर मैं हार्ड डिस्क यानी डायरेक्टली अटैच डैश जिसे हम कहते हैं डायरेक्टली अटैच हार्ड डिस्क से बात करूं तो ये लगा होगा। अगर मेरे पास इन मेमोरी प्रोसेसिंग है और इन मेमोरी मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, डाटा पड़ा है, तो इतना होगा। और मेरे पास अगर कैश है तो मेरे पास क्या होगा, इतनी स्पीड होगी। सो कैशिंग इज़ वन ऑफ द वे, कैशिंग इज़ वन ऑफ द वे that how we can improve the performance of the infrastructure if we have appropriate कैश साइज, जिसमें हमारे पास वो डाटा आ सकता है, वो रिक्वेस्ट आ सकती हैं,
जो अक्सर आ रही हैं, देन इट बिकम्स वेरी ईजी कि हम अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। सो आई होप कि दिस टेबल विल गिव यू एन आइडिया कि हमारे पास कैसे परफॉर्मेंस कैश से इम्प्रूव हो सकती है। ठीक हो गया? अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट कि हम परफॉर्मेंस में हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वेब प्रॉक्सीज। अच्छा, प्रॉक्सी इज़ अ टर्म, प्रॉक्सी एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं कि हम किसी के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। किसी के बिहाफ पर काम करने को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सी कहते हैं। मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। प्रॉक्सी वॉर का आपने सुना होगा कि हम दूसरों की लड़ाइयाँ अगर अपने मुल्क में लड़ेंगे तो हम इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। ठीक हो गया? अच्छा, अब वेब प्रॉक्सीज़ क्या होती हैं? होता ये है कि आपका जो मेन सिस्टम होता है ना, अब ज़रा हम ये इंटरनेट की अब बात करने लगे, नेटवर्क की बात करने लगे। होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक न्यूज़पेपर है, ठीक है? जो आप पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बीबीसी आप पढ़ते हैं, न्यूज़ उसकी देखते हैं, वो आप इंटरनेट के थ्रू। अब अगर मेरा सिस्टम डायरेक्टली बीबीसी से न्यूज़ गेट करके लाएगा और मुझे देगा, तो डेफ़िनेटली वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, वो डेटा एक ख़ास जो है मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो आपको सिस्टम पता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मेरे सिस्टम और जो बीबीसी का सर्वर है, उसके दरमियान में एक एक अनदर सर्वर आ जाए, ठीक है? अनदर सर्वर जो है, वो सर्वर बेसिकली क्या होगा? वो सर्वर बेसिकली मेरे लिए होगा मेरे आईएसपी का सर्वर भी हो सकता है। आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का भी सर्वर हो सकता है। तो उसे अगर मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये पता है कि जी फरहान जो हैं या ये जो कम्युनिटी है अक्सर बीबीसी को सुनती है, या लेट्स से दुनिया न्यूज़ सुनती है या जियो न्यूज़ सुनती है या पढ़ती है, तो उसके वो तमाम पेजेस अपने पास रख ले। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम 10 लोग हम उस स्पेसिफ़िक वेबसाइट पे जाएँगे, तो हमें उस स्पेसिफ़िक वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा। हमें अपने आईएसपी जो हमारी लोकल ही है, उधर ही से हमें वो तमाम के तमाम पेजेज़ मिल जाएँगे। दिस मीन्स कि हमने क्या कर दिया, हमने एक प्रॉक्सी बना दी है। जो हमारे दरमियान में सर्वर आया है, जो हमारे आईएसपी का सर्वर है, इट इज़ एक्टिंग लाइक अ प्रॉक्सी, क्योंकि जब उसने पेजेस गेट किए तो उसने एक नॉर्मल कस्टमर, मेरी तरह के कस्टमर की तरह पेजेस गेट किए, और जब वो मुझे दे रहा है तो वो मुझे एज़ अ बीबीसी सर्वर दे रहा है। लेकिन इस सारे सेटअप से क्या हुआ कि जो मेरा टाइम था वो बच गया। टाइम कैसे बचा? हो सकता है बीबीसी का सर्वर इंग्लैंड में होस्ट हुआ हो, लेकिन मेरा जो लोकल सर्वर होगा तो वो तो मेरे शहर में होगा। तो होगा ये कि वो कैश मेमोरी की तरह जो सिस्टम्स या जो डाटा या जो चीज़ें मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, मेरा जो प्रॉक्सी सर्वर है वो अपने पास स्टोर कर लेगा, ताकि उसे बार-बार क्या ना करना पड़े, मेन इंटरनेट पर ना जाना पड़े, मेन सर्वर पे ना जाना पड़े, और वहीं से लोकली डेटा चला जाए। तो वेब प्रॉक्सी इज़ अ टाइप ऑफ कैश, बट ये आपके पास ओवर द वेब काम करता है। ठीक हो गया? तो इससे भी हमारे पास टाइम बचेगा, इससे भी हमारे पास परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अ वेब प्रॉक्सी सर्विस अ टाइप ऑफ अ कैश। अर्लियर एक्सेस डेटा कैन बी फेच्ड अर्लियर, यानी पहले से जो पुराना फेच फ्रॉम कैश इंस्टेड फ्रॉम द इंटरनेट। मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, ओवर द क्लाउड यानी ओवर द इंटरनेट नहीं जाना पड़ेगा। मैं बड़ी आसानी से यहीं से आपको फेच करके दे दूँगा। बेनिफिट क्या है? यूज़र गेट देयर डेटा फास्टर, ऑल अदर यूज़र्स आर प्रोवाइडेड मोर बैंडविड्थ टू द इंटरनेट एज़ देम। इसका एक तो फ़ायदा ये है कि मेरे पास डेटा फास्टर आएगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि बाकियों को ज़्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, क्योंकि मेरा तो डाटा जो है लोकली हैंडल हो जाएगा। जो बाकी यूज़र्स होंगे जिन्हें इंटरनेट यूज़ करना होगा, उनके लिए जो मेरी रिक्वेस्ट की बैंडविड्थ थी अब इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उनको मेरे हिस्से की भी बैंडविड्थ ओवर द इंटरनेट मिल जाएगी। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया। हमारे पास थर्ड एक तरीका है ऑपरेशनल डेटा स्टोर। ऑपरेशनल डेटा स्टोर क्या है? हम इसको देखते हैं। ऑपरेशनल डेटा स्टोर इज़ अ रीड ओनली रेप्लिका ऑफ अ पार्ट ऑफ डेटाबेस फॉर अ स्पेसिफिक यूज़। ऑपरेशनल डेटा स्टोर जो होता है, आपका एक तो पूरा डेटाबेस होता है ना, लेकिन हमारे पास ऑपरेशनल डेटा स्टोर जो होता है, हमारे पास वो डेटा होता है जो आप अक्सर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपके पास वही कैश वाला है, इसलिए हमने सबसे पहले पढ़ा। तो हम उसको उस ख़ास हिस्से को जो आप अक्सर डेटा को इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या बना देते हैं? ऑपरेशनल डेटा स्टोर। अच्छा, दूसरा इसकी फ़ीचर ये है कि ऑपरेशनल डेटा स्टोर जो होता है ये रीड ओनली होता है। रीड ओनली मीन्स कि इसमें मैं चेंजेस नहीं कर सकता। तो जब मैंने कोई डाटा गेट करना होगा, कोई सर्विस गेट करनी होगी, उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, तो उसके लिए मुझे ऑपरेशनल डेटा स्टोर हम करते हैं।
फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन इज रिट्रीव फ्रॉम स्मॉल ओडीएस डेटाबेस, छोटा डेटाबेस होता है तो उसमें हम वही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। द मेन डेटाबेस इज यूज्ड लेस फॉर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, द परफॉर्मेंस ऑफ द मेन डेटाबेस इज नॉट डिग्रेडेड। हमारे पास डेटाबेस की परफॉर्मेंस भी डिग्रेड नहीं होती। नाउ इट्स अ क्वेश्चन आंसर टाइम। काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे, मैं अपनी ज़रा वो एक्सेल शीट को ओपन करूँ, ठीक है, और हम ज़रा अपनी मार्किंग शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया जी, हम बात करेंगे जी यहाँ से और क्वेश्चंस करते हैं जी। अच्छा जी, जी पहले अरीबा का क्वेश्चन है जी, बेटे पूछें क्या पूछना चाह रही हैं। सर वेब प्रॉक्सी का बता दें। वेब प्रॉक्सी, ठीक है। वेब प्रॉक्सी बेटे फॉर एग्जांपल मैं आपको ठहरे सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हम फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, या कोई सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको क्या दूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम लोग ट्विटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर, ठीक है। अब ट्विटर जो है बेटे वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। ट्विटर में कोई भी इन्फॉर्मेशन हिडन नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास कोई सिक्योरिटी इशू है सच नहीं, ठीक हो गया। तो अगर मैं ये एनालाइज कर लूँ कि फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो एक ख़ास किस्म के ट्विटर हैंडलर को फॉलो करते हैं, ठीक हो गया। सो मैं क्या करूं, वो ट्विटर जो है क्योंकि वो पब्लिक है, तो मैं उन तमाम को क्या कर लूं, फेच करके अपने यूनिवर्सिटी के सर्वर पर रख लूं। किधर रख लूं? अपने यूनिवर्सिटी के सर्वर पर रख लूं। और जब मैं अपना ट्विटर ऑन करूंगा तो मोस्टली जो मुझे ट्वीट्स हैं वो मेरे जो यूनिवर्सिटी के सर्वर से ही मिल जाएंगे। दिस मीन्स कि आई डू नॉट हैव टू गो टू द एक्चुअल ट्विटर सर्वर जो इंटरनेट पर है। तो अगर मुझे यूनिवर्सिटी के सर्वर से मिल जाएंगे तो बेटे मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे इंटरनेट पे जाना नहीं पड़ेगा। तो मेरी जो क्या है, एक तो मेरी वो जो क्या है ट्वीट्स मैं देखना चाहता हूँ वो मुझे जल्दी मिल जाएंगे, प्लस मुझे इंटरनेट पे नहीं जाना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ अ कैश मेमोरी जैसे काम करती है वैसे हो गया। तो इससे बेटे मेरा क्या फ़ायदा हुआ, इससे मेरी परफॉर्मेंस बेटर हुई। कैसे परफॉर्मेंस बेटर हुई? जो ट्वीट्स मैं देखना चाह रहा था मुझे जल्दी एक्सेसिबल होंगे क्योंकि वो मेरे पास हायर बैंडविड्थ पे होंगे, क्लोजर होंगे। प्लस इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बाकी यूज़र्स जिन्हें अदर ट्वीट्स को देखना होगा, जो उसने गेट नहीं किए हुए, वो जाके इंटरनेट पे देख सकेंगे। तो मेरी बैंडविड्थ उनको मिल जाएगी, वो भी फास्टर वे में क्या कर सकेंगे, और ट्वीट्स को देख सकेंगे। सो वेब प्रॉक्सी क्या होती है? इनको हम प्रॉक्सी क्यों कहते हैं? इनको हम प्रॉक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनने मेरे बिहाफ पर ट्विटर के सर्वर से फेच किया, और मुझे जब डेटा दिया तो ये मुझे एज अ ट्विटर सर्वर दिया। तो ये अब किसी और के बिहाफ पर काम कर रहा है, ये डायरेक्टली मेरे बिहाफ पे काम नहीं कर रहा। तो बेटे ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? वेब वेब प्रॉक्सीज कहते हैं। आई होप कि बेटे आपको समझ आ गया। अगर स्टिल नहीं समझ आया तो हाथ खड़ा कर लें। चलें, गुड। अच्छा, अब मैं ज़रा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन होगा मेरा अहमद फसी से। अहमद अपना हाथ खड़ा करें। अहमद, अगर तुमने हाथ नहीं खड़ा किया बेटे, मैंने तुम्हारे ना वो क्या है एब्सेंट भी मार्क कर देनी है। अहमद नहीं है। चलें जी, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ कि हमें याद याद रहे कि ये थे पहले प्रेजेंट थे, बाद में एब्सेंट हो गए। ठीक हो गया जी, तो इनके 0 नंबर लग गए। अच्छा, फिर हम बात करेंगे जी आयशा ताज़ीम से। आयशा ताज़ीम बेटे हाथ खड़ा करें। गुड, आयशा भी एब्सेंट है। ठीक हो गया, इनके भी 0 मार्क्स लग गए। अच्छा जी, हम बात करेंगे जी हमाद साकिब। हमाद बेटे कितने हाथ खड़ा करें। क्वेश्चन मैंने आसान सा पूछना है। गुड, हमाद ने हाथ खड़ा किया। हमाद, हमें कोई सा भी एक तरीका बताएं जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस को बेटर कर। हाथ खड़ा ही रखना है हमाद, दोबारा हाथ खड़ा करें। जी, कोई सा ऐसा मेथड हमें बताएं जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। बेटे आपकी आवाज़ हमें नहीं आई। सर कोई सही मेथड बता दो। सर
सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए हमें सर। प्रॉब्लम किस में सर, हार्डवेयर में है कि एप्लीकेशन में है सर? ठीक है, तो अगर हमारे पास एप्लीकेशन में हुई तो हम एप्लीकेशन की ट्यूनिंग करेंगे। हार्डवेयर लेवल पे हम कोई परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट का मेथड बताते हैं, कोई नाम बताते हैं, मैं पूछूंगा नहीं उसमें क्या होगा, नाम बता। सर सर एसएसडी वगैरह या रैम वगैरह इसको अपग्रेड कर दें सर, ये चीज़ को। आज अच्छा मुझे बताओ, आज हमने जो मेथड पढ़े उनमें से कोई मेथड बताओ बेटा। सर फर्स्ट टॉपिक था सर अपर लेयर सर। अपर लेयर यानी हम अपनी जी एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं, ठीक हो गया जी। सर। बड़ी मुश्किल से आपने मुझे आंसर पे लाने के लिए मजबूर किया। चलें, ठीक हो गया जी, हम हाथ का एक नंबर हो गया। अच्छा जी, हम इकरा से बात करते हैं जी। इकरा साबिर बेटे हाथ खड़ा करें और हाथ खड़ा ही रखना है, ठीक हो गया जी। इकरा नहीं है तो बेटे आपके फिर हम एब्सेंट मार्क कर देंगे, ठीक हो गया जी। इकरा नहीं है तो हम एब्सेंट मार्क कर देते हैं इकरा को, ठीक हो गया। फिर जी कायनात जी, अच्छा इकरा बताएं जी। इकरा हाथ खड़ा ही रखें जी। नहीं कायनात खैर है, आप अपना हाथ। इकरा बेटे आप बताएं कि किस तरह कैशिंग क्या होती है, कैशिंग का कॉन्सेप्ट ज़रा जल्दी से बता दें, कैशिंग का कॉन्सेप्ट जी। जी बेटे। अच्छा इकरा जी बेटे। सर सबसे क्लोज मेमोरी होती है प्रोसेसर की। ठीक हो गया, प्रोसेसर की होती है प्रोफेसर की होती है? प्रोसेसर की। प्रोफेसर तो हम लोग होते हैं, हमारे में कहाँ से एडिशनल मेमोरी ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है बेटे। मैं आपको कोई मार्क्स नहीं लगा रहा, प्रोसेसर की सबसे क्लोज मेमोरी होती है, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया जी। अच्छा आपके मार्क्स कोई नहीं लगा रहा, ठीक है। अच्छा जी कायनात आप बताएं बेटे, कायनात आप बताएं आप क्या कहना चाह रही थी। कैशिंग क्या होती है, ये कैश मेमोरी क्या होती है, ये हम कैश को कैसे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है जी? सर ये एडिशनल मेमोरी होती है गुड, जो कि सबसे ज़्यादा करीब होती है प्रोसेसर के। ये सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो अपने पास सेव कर लेती है। वेरी गुड। तो जो सबसे स्लो होती है वो डिस्क होती है। फिर जो थोड़ी स्लो होती है वो मेमोरी होती है। सर्वर को इजीली जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो सर्वर पे मौजूद होती है कैश मेमोरी, तो सबसे पहले वो कैच कर लेती है जो हमें ज़्यादातर नीड होती है जिसकी। वेरी गुड। ठीक है जी। एक दो और क्वेश्चन करते हैं जी। रिजवान, रिजवान आप खड़े करेंगे जी। कायनात आपने दोबारा खड़े किए, सॉरी सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं। अच्छा रिजवान आप हैं सर? रिजवान अच्छा बेटे जो अच्छा आ गए रिजवान, ठीक हो गया जी। रिजवान सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आप बताएं कि जी आपके पास जो वेब प्रॉक्सीज होती हैं ये क्या होती हैं, सिंपल सा है। सर वेब प्रॉक्सी जो है ये इंटरमीडिएट का काम करती है। वेरी गुड, आगे थोड़ा सा और बताएं, मैं आपके फिर नंबर फुल लग कर दूं। सर अगर मतलब ये प्रोवाइड करती है, यूजर फ्रेंडली होती है, मतलब इसमें नहीं अच्छा चलें, मैं आपका सेपरेटली। नंबर मैं आपको फुल दे रहा हूँ, मेरी बात ज़रा सुन ले, माइक ऑफ नहीं करना। वेब प्रॉक्सीज हमारे पास इंटरमीडिएट होती है, वेरी गुड करेक्ट आंसर। ये वो डेटा फेच कर लेती है, जैसे हम कैश मेमोरी में वो डेटा गेट कर लेते हैं ना, जो हमारे पास क्या होता है हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो इंटरनेट का डाटा होता है वेब प्रॉक्सी वो डेटा गेट कर लेती है जो हम डेटा अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो डेटा मैं गेट करने जाऊंगा तो मुझे इंटरनेट पे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेब प्रॉक्सी का जो हमारा सर्वर होता है वो मोस्टली मेरे लोकल एरिया में होता है। वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर हो सकता है या वो मेरे आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का सर्वर हो सकता है। सो एज अ रिजल्ट वो मुझे क्या दे देगा, जल्दी क्विक रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक हो गया, क्योंकि उसने ऑलरेडी डेटा फेच किया होता है। तो ऐसे सर्वर को हम क्या यस कहते हैं, सर। वेब प्रॉक्सी सर्वर। गुड, ठीक हो गया जी।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन डेटा स्टोर क्या होता है? इसका आंसर कौन देगा? वॉलंटियर बताएं। ऑपरेशन डेटा स्टोर क्या होता है? वॉलंटियर कोई बताना चाहे? वॉलंटियर कोई भी नहीं है जी आप लोगों की क्लास में? गुड, कौन है जी? ज़ारा। ज़ारा बेटे बताएं। जी ज़ारा बताएं बेटे। सर ये वो डेटा होता है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं और ये सिर्फ रीडेबल होता है, इसमें हम कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते ठीक हो गया, और जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस को ये डिग्रेड नहीं होने देती। वेरी गुड। अच्छा ठीक है बेटे, इसमें आपके नंबर तो फुल है। मैं थोड़ा सा बता दूं, ये हमारे पास डेटाबेस का एक हिस्सा होता है जो रीड ओनली हिस्सा होता है, ठीक है। बाकी आपने तमाम चीज़ें सही बताई हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये सेम डाटा होता है, डेटाबेस से ही हमारे पास होता है, ठीक है, लेकिन ये रीड ओनली होता है। ठीक हो गया, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आंसर का सेशन ख़त्म होता है। अगेन वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर लेक्चर। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं हमारे पास परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए होती हैं, ठीक है, यानी परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए होती है। मुझे लगता है कि हमें दोबारा अटेंडेंस लेनी पड़ेगी क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ फिर लो होती जा रही है। अच्छा जी, आगे है फ्रंट एंड सर्वर्स। ठीक है जी, फ्रंट एंड सर्वर्स क्या होते हैं? इस पे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कांटेक्ट जो होता है जब हमारे पास हमारा हम किसी भी सर्वर की सर्विसेज लेते हैं, तो जो सर्वर्स हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वी कॉल देम फ्रंट एंड सर्वर्स। फ्रंट एंड सर्वर्स सर्व्स टू द एंड यूजर्स, जैसे हमने बात की, हम एंड यूजर्स हैं, हम कस्टमर्स हैं। टिपिकली ये वेब सर्वर्स होते हैं। टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, स्टोर स्टैटिक डाटा ऑन द फ्रंट एंड सर्वर्स, pictures are a good candidate, significantly lower the amount of the traffic to the backend systems। ठीक हो गया, हमारे पास अगर हम अपने सिस्टम की या ओवरऑल सर्विस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपने फ्रंट एंड सर्वर्स पर क्या कर देंगे? हम कुछ डाटा रख लेंगे, वो डाटा जो हमारे पास अक्सर इस्तेमाल होता है। एज अ रिज़ल्ट हम बैक एंड पे हमें जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैक एंड पे दो हमारे पास चीज़ें होती हैं। हमारे पास बैक एंड पे पूरी की पूरी हमारे पास एप्लीकेशन प्रोसेसेस चलते होते हैं। जी हैंड रेज हुआ है, हैंड रेज ही रखें। जी ज़ीशान जी बेटे पूछें, बेटे कुछ पूछ रहे हैं? सर अटेंडेंस मेरी। ओ भाई क्लास खत्म होने दो ना, तुमने कहीं जाना तो नहीं है ना? क्लास पूरी अटेंड करनी है तो एंड में बता देना। यस सर। हाँ सर लग, वो बस पिछली भी एब्सेंट लग गई थी। ओहो कोई बात नहीं, मैं दोनों प्रेजेंट कर दूँगा। ये याद दिला देना मुझे क्लास के एंड में। ओके सर, ओके। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्रंट एंड सर्वर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास बैक एंड सर्वर पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, हैवी प्रोसेसिंग होती है। तमाम आपके पास जो लॉजिक होती है, तमाम चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर रन होती हैं। इवन क्यूरीज वगैरह जो होती हैं प्रोसेस होकर आके डेटा बेस पे जाती होती हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे पास, जो हमारी परफॉर्मेंस को थोड़ा स्लो करती है, वो हमारे पास फायर वॉल्स होती हैं, चेक्स होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, जो हमें लाजमी करने पड़ते हैं जब हम अपने फ्रंट एंड से हम अपने बैक एंड की तरफ जाते होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास हम हर तमाम डेटा बैक एंड से फेच करके लाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर हम कुछ डाटा हम अपने फ्रंट एंड सर्वर्स पे भी रख लें, जो शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, जैसे हमारे पास कोई ऐसी आपके पास थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूँ। आप वेब पेज की अगर बात करें, तो वेब पेज में जो हमारे पास इमेजेस होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, जिनमें हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स भी इतने ना हो, जो हमारे पास पब्लिकली हम उनको देख भी सकें, ऐसी चीज़ों के लिए हम हमारे पास फ्रंट एंड सर्वर पे होगा जो हमारे लोड को बैक एंड पर कम करें। इन एडिशन रिवर्स प्रॉक्सी कैन बी यूज ऑटोमेटिकली कैश मोस्ट रिक्वेस्टेड डेटा, यानी इसको भी हम एज अ रिवर्स प्रॉक्सी की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो अक्सर डेटा हम इस्तेमाल करते हैं वो डेटा हम यहाँ पर रख लें, तो ताकि हमारे पास क्या हो जाए कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरी रहे। अच्छा जी, तो हमने काफ़ी तरीके पढ़ लिए, अभी कुछ और भी तरीके थे। इन मेमोरी डेटाबेसेस, दिस इज समथिंग वेरी क्या कहेंगे, एडवांस सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। इन मेमोरी डेटाबेसेस क्या होते हैं? ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, एसएपी ने बहुत पहले इस्तेमाल किया था,
कि जो हमारा डेटाबेस है, इंस्टेड कि मैं उसे रखूँ अपने डिस्क में, मैं उसे अपनी मेन मेमोरी में यानी रैम में रखूँ। उसका फ़ायदा ये होगा, उसका फ़ायदा आपको पता है कि क्या होगा, कि हम क्या करेंगे, वी डू नॉट नीड टू गो टू द डिस्क टू फेच द डेटा। हमें रीड या राइट के लिए डेटा को डिस्क पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जो हमारा डेटा होगा वो प्रोसेसर ने उसे जब रीड एंड राइट करना होगा तो हमारे पास मेमोरी में होगा। तो मेमोरी इज़ क्लोज़र, ठीक है, टू द प्रोसेसर। दूसरी चीज़ क्या होती है, मेमोरी जो होती है उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रॉनिक होती है। इट डज़ नॉट हैव एनी मैकेनिकल पार्ट। तो जब मैकेनिकल पार्ट नहीं होता तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास फेचिंग और वो होती है, हमारे पास क्या होती है, उसमें भी जो हमारे पास टाइम होता है वो बच जाता है। सो मेमोरी में डेटाबेस रखने से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाती है, तेज़ हो जाती है। ठीक है, इन मेमोरी डेटाबेस आर यूज्ड इन सिचुएशन वेयर परफॉर्मेंस इज़ क्रूशियल। जहाँ पर हमारे पास परफॉर्मेंस क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इन मेमोरी डेटाबेसेस रखते हैं। रियल टाइम स्काडा सिस्टम, स्काडा जो है हमारे पास एक सिस्टम होता है, ये आपके पास इसकी डिटेल आपके हैंडआउट्स में गिवन है, वहाँ पर आप देख लें। तो वहाँ पर जब रियल टाइम होता है, यानी जहाँ पर हमें रियल टाइम रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम इन मेमोरी यूज़ करते हैं। फिर आपको याद होगा ऑनलाइन OLTP का हमने जिक्र किया था अपने एंटरप्राइज सिस्टम में, और SAP का जो था हैना, जो हैना उसने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमारे पास इन मेमोरी डेटाबेस था। और हैना जो था बेसिकली कहा यह जाता है कि इन मेमोरी का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो हैना यानी SAP ने ही प्रपोज किया था कि हम अगर अपना तमाम जो डेटा है, डेटाबेस है, वो हम मेमोरी में रखें इंस्टेड के हम हार्ड डिस्क में रखें, तो हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाएगी। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड टू इंश्योर डेटा इज़ नॉट लॉस्ट व्हेन पावर फेलियर अकर्स। यहाँ पर जो सबसे बड़ी एक हमारे पास एक जो लिमिटेशन आती है, वो ये लिमिटेशन आती है कि हमें पता है कि जब हमारे पास मेमोरी है, इट्स अ वोलेटाइल थिंग। हार्ड डिस्क जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास पावर फेलियर के केस में, क्योंकि अगर मेमोरी में हमारे पास डेटाबेस पड़ा हुआ है, अगर वो फेल होती है, सो एज अ रिजल्ट हमारे पास पूरा का पूरा हमारा डेटा लॉस हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास हमें कोई अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी हमारे पास एक इट इज़ अनदर थिंग जिसमें हमारे पास क्या होती है, हमारे पास हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास हम अपने कंपोनेंट्स को इंक्रीज कर सकें। ठीक हो गया। अब स्केलेबिलिटी अगेन ये एक काफ़ी टॉपिक है जिसमें हमारी काफ़ी डिस्कशन होगी। ठीक है, स्केलेबिलिटी इंडिकेट्स द ईज इन विच विद विच सिस्टम कैन बी मॉडिफाइड और कंपोनेंट्स कैन बी एडेड टू हैंडल इंक्रीजिंग लोड। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम आसानी के साथ कंपोनेंट्स को ऐड कर सकें, ताकि जो हमारे पास एडिशनल लोड आएगा उसको क्या किया जा सके, उसको देखा जा सके। हमारे पास दो तरीके होते हैं स्केलेबिलिटी के लिए या स्केलिंग के। हमारे पास एक वर्टिकल स्केलिंग होती है। हम एक वर्टिकल स्केलिंग होती क्या है, बड़ा सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एडिंग रिसोर्सेज टू अ सिंगल कंपोनेंट। अगर मैं एक सिंगल कंपोनेंट की इम्प्रूवमेंट करूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास रैम थी, मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें मैंने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तो मैं रैम को बढ़ा दूँ, सिर्फ रैम को बढ़ा दूँ, या मेरे पास मैं हार्ड डिस्क को इम्प्रूव कर दूँ, या मैं प्रोसेसर को इम्प्रूव कर दूँ। सो सच थिंग विल बी कॉल्ड वर्टिकल स्केलेबिलिटी, यानी मैं एक खास कंपोनेंट की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ। दूसरी आपके पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, एडिंग मोर कंपोनेंट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंस्टेड कि मैं एक ही कंपोनेंट की इम्प्रूवमेंट करूं, मैं हॉरिजॉन्टली मल्टीपल कंपोनेंट्स की इम्प्रूवमेंट करूंगा, तो दैट विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, तो वर्टिकल स्केलिंग में हम एक कंपोनेंट को इम्प्रूव करते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल कंपोनेंट्स की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये है। अच्छा बेटे, हमारा आज का जो टॉपिक होंगे, सही, हम वर्टिकल स्केलिंग तक पढ़ेंगे, फिर होपफुली हम आगे जाके बाकी स्केलिंग को भी देखेंगे। अच्छा जी, हमारे पास अच्छा
हम बात कर रहे थे वर्टिकल स्केलिंग की, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे वर्टिकल स्केलिंग की, तो हमारे पास आते हैं एडिंग मोर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल सर्वर्स, मोर मेमोरी, सीपीयू, नेटवर्क स्विचेस हम बढ़ा दें, नंबर ऑफ पोर्ट्स को हम बढ़ा दें, हम स्टोरेज को स्मॉल डिस्क की जगह लार्जर डिस्क कर दें। वर्टिकल स्केलिंग जो होती है आसान होती है, ठीक है, इट क्विकली रीचेस अ लिमिट, द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट इज फुल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है सिर्फ इस पे ज़्यादा हमने एम्फसाइज करना है या हमने ज़रूर एक्सप्लेन करना है, तमाम बाकी चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अच्छा, जब हम वर्टिकल स्केलिंग की बात करते हैं तो वर्टिकल स्केलिंग में हमारे पास एक जो चीज़ आती है वो ये आती है कि हमारे पास अ, अगर हम वर्टिकल स्केलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो उसमें सम टाइम्स हमारे पास जो लिमिट है वो पूरी हो जाती है। वो लिमिट कैसे पूरी हो जाती है? फॉर एग्जांपल, अक्सर आपने देखा होता है, खैर आजकल तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। जब हम लोग सिस्टम्स की बात करते थे तो हम अपने सिस्टम्स खुद बनाते थे, जिसमें हमारे पास हम मेन बोर्ड खुद सेलेक्ट करते थे, हम उसमें प्रोसेसर खुद सेलेक्ट करते थे, रैम। तो वहाँ पर हमारे पास मेन बोर्ड की कैपेसिटी होती थी कि कितना वो रैम हैंडल कर सकती है, कौन सा प्रोसेसर उसमें लग सकता है। सिमिलरली प्रोसेसर अगेन आल्सो इंडिकेट कि वो कितनी रैम को हैंडल कर सकते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने नहीं पढ़ा, वहाँ पर प्रोसेसर भी उसके साथ कितनी मैक्सिमम रैम अटैच हो सकती है वो भी उसके वर्ड साइज पे और बाकी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जब हम एक स्पेसिफिक वर्टिकल स्केलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें मैं मेन मेमोरी को बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो उसमें जल्दी एक लिमिट रीच हो जाएगी जहाँ पर उससे ज़्यादा फिर मैं एक्सीड नहीं कर सकूँगा। ये एग्जांपल आपने खुद भी देखी होगी। अगर आप अपने लैपटॉप की मेमोरी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक मॉडल में आप कहते हैं जिसमें 8 जीबी से ज़्यादा रैम अटैच नहीं हो सकती। तो हम बेसिकली क्या करते होते हैं, हम वर्टिकल स्केलिंग की बात करते होते हैं। या हम उसमें हम कोई एडिशनल कार्ड लगाते होते हैं तो उसमें वो कार्ड नहीं लग सकता है। तो वर्टिकल स्केलिंग में हमारे पास एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे पास वो एक लिमिट आ जाती है, जिस लिमिट के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम फर्दर उसमें कोई चीज़ ऐड अप नहीं कर सकते या इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। आज का हम लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं बेटे। क्विकली मैं आज के लेक्चर को यहाँ पर सम अप करता हूँ। ज़ीशान की हमने अटेंडेंस भी लगानी है, मुझे याद है, तो अब ज़ीशान परेशान ना हो। मैं ज़रा एक आज के लेक्चर को सम अप कर दूँ, फिर हम बात करेंगे। अच्छा बेटे, आज के लेक्चर में हमने परफॉर्मेंस के बारे में दोबारा बात की। परफॉर्मेंस में हमने ये देखना था कि हमारे पास कैसे हम अपने परफॉर्मेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। जो आज का मेजर हिस्सा था हमारे लेक्चर का वो इस बारे में था। ठीक है, इसमें हमने ये देखा कि जी हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास तरीके हैं, जिसमें हमारे पास कैशिंग है, हमारे पास वेब प्रॉक्सीज़ हैं, हमारे पास क्या है, ऑनलाइन ओडीएस है, हमारे पास स्केलेबिलिटी है या स्केलिंग है, जिनके ज़रिए हमने बाकियों को भी हमने क्या किया है, इम्प्रूवमेंट की है परफॉर्मेंस को। और फाइनली हमने स्केलेबिलिटी वर्टिकल स्केलिंग को देखा। आई होप कि हम इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को सून हम अपने लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ज़ीशान की ज़रा प्रेज़ेंट लगा दूँ। ठीक हो गया जी। जी हैदर बेटे पूछें। जी बेटे। हैदर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलें, अनफॉर्चुनेटली हमें हैदर की आवाज़ नहीं आ रही बेटे। अगर आपने कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी बेटे सुफियान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरी भी प्रेजेंट लगा है सर, मेरी भी अटेंडेंस नहीं हुई है। अच्छा, ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। हैदर की भी मेरे ख्याल से 1228। मलिक हैदर आपकी भी प्रेजेंट लगा दी। और अच्छा बेटे ज़रा मैं आपकी क्वेश्चन सुनता हूँ। मोहम्मद सुफियान 1263। बेटे नेक्स्ट टाइम आपने टाइम पर आना है, ठीक है जी। ज़रा सर मैंने लास्ट क्लास का आपको बताया था, मेरी अटेंडेंस का इशू था अच्छा, तो आपकी भी एब्सेंट लिखी हुई है। लास्ट क्लास की सर।
बेटे मैं आज तो कर रहा हूँ, फिर आइंदा मैं किसी की ना अटेंडेंस को इस तरह नहीं करूँगा, ठीक है? आपका मैंने लगा दिया, ठीक हो गया? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे, टेक केयर।